डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 10th क्लास एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से जो कंप्लीट सिलेबस लेके आए हुए हैं, उसी में आज हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर 9 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर 9 के हम ऑलरेडी 2 पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने मेनली किसके बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में। और रिफ्लेक्शन किसके द्वारा, हमारे जो मिरर्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक्स हैं वो फर्स्ट पार्ट में समझे थे। और न्यूमेरिकल्स थे जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड या फिर मिरर से रिलेटेड, वो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो रिफ्रैक्शन क्या है, और हम साथ में समझेंगे लेंस क्या चीज़ें होती हैं, और लेंस कितने टाइप के हैं, और इमेज फॉर्मेशन लेंस के द्वारा कैसे होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि 6 कंडीशन बनी थी हमारी मिरर के केस में, कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में हमारी केवल 2 ही कंडीशन बनी थी। ऐसे ही यहाँ पे लेंस में यदि हम बात करें कन्वेक्स में, जो कनकेव मिरर में बनती है कंडीशन 6, वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में बनेगी 6 कंडीशन। और जो कनकेव वहाँ पे यदि कन्वेक्स मिरर में बनी थी जो कंडीशंस, यहाँ पे कनकेव लेंस के अंदर बनती है वो 2 कंडीशंस। तो टोटल 8 कंडीशन यहाँ पे बनेगी। किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो चेंज होएगी। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। और एक पार्ट और रहेगा 5th पार्ट, उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करेंगे। तो हमारा जो आज का वो शुरू कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक आपको पता होना चाहिए पहले तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, उसका पाथ से डेविएट हो जाती है। तो बोल सकते हैं हम डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रांसफर या फिर मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। और मीडियम कैसा होना चाहिए, वो लाइट को ट्रेवल करने वाला मीडियम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रोक के खड़ा हो जाए। जैसे दीवार के बीच में से तो हम लाइट को पास नहीं कर सकते ना, तो मीडियम कैसे होने चाहिए, हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। तो एक मीडियम से। और रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे भी बेंडिंग थी, लाइट की जो रे था या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या है, चेंज हो गई थी, लेकिन मीडियम वहाँ पे सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीडियम डिफरेंट हो चुका है। और इसमें हम क्या समझेंगे, जब एक रे है या फिर लाइट है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है। रेयरर का मतलब है पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर फैले हुए हैं, और डेंसर में क्या है, थोड़े पार्टिकल पास पास में हैं। ऐसे ही डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी तो बेंडिंग है जो लाइट की देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमारी बुक में आएगा ग्लास स्लैब का, एक कांच की पट्टी सी होती है, मोटाई होती है उसकी अच्छी, और उसमें से जब हम लाइट रेज को पास करते हैं ना तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस तरीके से बेंडिंग है वो शो करती है। मान लो ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर होता है जो नॉर्मल, तो उससे क्या करती है, वो डेविएट हो जाती है। तो डेविएशन मतलब रास्ते से भटकना। जब हमारे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट है वो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लेंस। ग्लास या फिर प्लास्टिक के बने हुए हमारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, लाइट का जो बेंडिंग है या फिर लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो कोज कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर है, वाटर भी रिफ्रैक्शन है वो कोज कर सकता है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है सिंपल, और फिजिक्स में मैक्सिमम चीज़ें हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। आप जब तक करके नहीं देखते हो, ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह है, जब तक आप इमेजिन नहीं करते हो कोई भी डेरिवेशन, और जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं जाते हो ना फिजिक्स को, तब तक आप क्रैमिंग से नहीं रट सकते। फिजिक्स का फंडामेंटल यही है कि आप प्रैक्टिकली आपको होना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली यदि नहीं होते हो आप, इमेजिनरी आपको होना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन, क्रिएटिव माइंड के साथ चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट फिल्ड विद वाटर। मान लो एक हमारे पास बाल्टी है, पानी भरी हुई है, और उसके अंदर एक कॉइन है वो रखा हुआ है। विद यूर आइज टू साइड अबो द वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन। अब मान लो यहाँ से हमने देख के और कॉइन को उठाना है,
तो आपको बोला है एक ही बार में आपको उठाने की कोशिश करनी है। तो क्या एक बारी में आप उठा सकते हो क्या? बस आपको बोला गया है कि कॉइन को जैसे एकदम से उठाना है आपने। तो हमने जो लोकेशन देखी है ना उसकी, वो लोकेशन क्या होती है? अलग होती है। ये तो हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते हैं कि जो हमारी कॉइन की पोजीशन है ना, कॉइन की जो लोकेशन है या जो पोजीशन है वो डेविएटेड मिलती है। डेविएटेड का मतलब हमारी आंखों को यहाँ पे भ्रम होता है कि कॉइन है वो रियल में जिस जगह पे होता है उस जगह से उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी एलिवेटेड, उठी हुई सी लगती है, और हम क्या करते हैं यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल में कॉइन कहाँ होता है? नीचे होता है। तो ये जो हमारे एग्जैक्ट जब पोजीशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हो पाया एक बार में, वो आपसे हो नहीं पाता है ये एक्टिविटी जब आप करके देखते हो साइड में देख के। ऊपर से देखोगे तो फिर तो पता लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो क्या है, यदि आप किसी भी चीज़ को रिफ्रैक्शन के टाइम में नॉर्मल से देखते हो ना वो तो आपको एग्जैक्ट दिख जाता है, लेकिन जब आप साइड से देखते हो ना तो लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होने के लिए, ये याद रखना आपने, रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए क्या होना चाहिए भाई? कम से कम इंसिडेंट जो रे होती है ना, हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे जो की गिरती है उसको नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाना चाहिए। एंगल मतलब कोई भी एंगल, जैसे इस तरीके से गिरेगी तो कोई एंगल बनना चाहिए। ऐसे यदि बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर डालेंगे ना तो एंगल क्या रहेगा आपका? जीरो एंगल रहेगा। तो जीरो एंगल पे आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिफ्लेक्शन को तो फिर भी समझ सकते हैं कि वो जिस रास्ते से गई है ना उसी रास्ते से लौट आती है, लेकिन यदि आप किसी भी वाटर में या फिर किसी भी ग्लास स्लाइड या ग्लास स्लैब के अंदर ऊपर से डायरेक्ट लाइट पास करोगे ना वो सीधी निकल जाती है, रिफ्रैक्शन शो नहीं करती है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, अपने साइड में से देखोगे तभी थोड़ी सी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हो। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी दी हुई है, प्लेस ए लार्ज सैलो बाउल। एक हमने कटोरा लेना है जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए और इसको क्या है पानी से भर देना है। पुट ए कॉइन इन इट, इसके अंदर फिर वही सिक्का हमने डाल देना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, बाउल से हमको दूर हटते जाना है और जब तक दूर हटना है जब तक हमको ये कॉइन है ना वो दिखना बंद ना हो जाए। कांच का ही बाउल है हमारा और क्या करना है, जैसे दूर हटते जाएंगे और ये बाउल है, इस बाउल में से मतलब हमने कॉइन को देखते रहना है और एक ऐसी जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ पे हमको कॉइन अभी दिखना बंद हो चुका है। फिर अपने दोस्त से क्या बोलेंगे कि इसके अंदर मान लो और भी जगह है तो और पानी डाल ले वो। तो जैसे ही और पानी डालेगा तो फिर हमको कॉइन है वो वापस दिखना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, जो कॉइन से जो रेज आती है ना वो रिफ्रैक्ट होकर हमारी आइज तक है वो पहुँचती हैं और वो मान लो हम कुछ ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जो रेज हैं वो किसी दूसरी डायरेक्शन में या फिर अलग जगह पे जाना शुरू कर देती है हमारी, जो हम बोल सकते हैं विजन से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना उनके पाथ से यदि हमारी आइज अलग हो जाती है तो हम उस कॉइन को नहीं देख पाते। तो पहले तो दिखना बंद हो जाता है लेकिन जैसे ही वाटर हम थोड़ा सा डालेंगे फिर वो वापस दिखना शुरू हो जाता है। ये भी आपकी एक्टिविटी रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए होती है और ये सारी आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी है। लैब में आप करके देख सकते हो या फिर घर पे भी आप करके देख सकते हो कि किस तरीके से जो पोजीशन है इसकी बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है। एक मान लो अपने पास कांच का एक गिलास है और उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, एक पेंसिल लेनी है आपने और पेंसिल को क्या करना है, टेढ़ा रखना है और उसके बाद साइड से आप ऑब्जर्व करोगे, बिल्कुल सामने से ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है को, लेकिन साइड से देखोगे ना तो क्या होएगा, वो टेढ़ी हुई दिखेगी आपको, इस तरीके से ऐसी लगेगी मान लो। तो ये जो टेढ़ी होना दिखना है ये सारे रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। जस्ट फिलहाल हम बेसिक्स है वो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन है वो होता है। उसके अब हम आते हैं एक्टिविटी 10.9 या फिर 9.9 पे। एक्टिविटी भर के मिलेंगी आपको फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसको जब तक आप इमेजिनरी बन के, जब तक आप एक क्रिएटिव माइंड के साथ नहीं समझोगे तब तक आपको बोरिंग लगती है और तब तक आपको वो क्या बोलोगे, आप उस चीज़ को समझ नहीं आएगी। मतलब आप ये है कि क्रैमिंग बेस पे उसको रटने की कोशिश करोगे। तो ड्रा ए थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर ए शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड। ये आपने करना है किसके साथ, ग्लास स्लैब के साथ। ग्लास स्लैब आपके लैब में एक प्रकार की इस तरीके की पट्टी सी होती है, कांच की इस तरीके की पट्टी होती है बिल्कुल। और क्या करना है, हमने एक पेपर के ऊपर लाइन है, एक लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, इस ग्लास स्लाइड को यदि हम बिल्कुल सीधा तो रखेंगे इसके साथ तो हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन ना दिखाई दे, लेकिन यदि
इस तरीके से जो ये लाइन हमारे पास ड्रॉ है और ग्लास स्लाइड को हम या स्लैब को इस तरीके से रखते हैं इसके ऊपर, तो आपको क्या होएगा, जो लाइन है ना वो इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई देगी, टेढ़ी हुई दिखाई देगी, फिर वापस वो सीधी दिखाई देगी। इस तरीके से ये भी एक्टिविटी की रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्रैक्शन को। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि डिराइव एन एक्टिविटी टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ए ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब यूज करके आपने क्या करना है, जैसे लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है जो लाइन आपकी वैसे स्ट्रेट थी लेकिन वो बैंड हुई दिखती है आपको स्लैब में से देखोगे जब आप, तो वो किसका एग्जांपल है, वो रिफ्रैक्शन का है। तो ये एक्टिविटी, इसलिए आप इनको इग्नोर मत करो, इनको थोड़ा सा समझ के जरूर चलो कि कौन से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी बताओ जिससे आप रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सको, क्योंकि एग्जामिनर वो क्वेश्चन ज़्यादा दे के चलता है जो आपकी नज़रों से छुट के चलें। क्योंकि हम भी जब एग्जाम वगैरह आपके लिए बनाते हैं तो हमारा इसी चीज़ पे फोकस होता है कि बच्चे किस चीज़ को छोड़ के जाएंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आपको ज़्यादातर मिलते ही हैं जो आप उनको ये छोड़ते हो कि एक्टिविटी से तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है, जितने भी डू यू नो मोर टू नोर टाइप के कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको एक्सप्लेन करवाए जाएं। अब हम मेन रिफ्रैक्शन पे शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से आपका ग्लास लैब के साथ रिफ्रैक्शन है, और ये एक्टिविटी भी प्रैक्टिकल है जो लैब में करने ही है। इसमें क्या करते हैं हम, इस एक्टिविटी में 9.10 है या फिर 10.10, ओल्ड सिलेबस के बेस पे 10.10 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एक ग्लास लैब लेंगे, कांच की पट्टी सी होती है, वो फिजिक्स लैब में मिलती है आपको मैक्सिमम, जैसे मैंने बना के दिखाया था ना आपको, इस तरीके का उसका डिजाइन होता है, और ऐसे एक क्यूबॉइड शेप में होती है, कहने का मतलब क्यूबॉइड शेप होता है उसका, और मोटाई है उसकी थोड़ी कम होती है, चौड़ाई उसकी ज़्यादा होती है, इतना याद रखना आपने। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक फट्टी होती है लैब के अंदर लकड़ी का, ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं उसको, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने ग्लास लैब उसको रख लेना है। अब इसकी इस साइड में जाके खड़े हो जाना है, और यहाँ पे 2 पिन है वो लगा लेनी है, 2 पिन। अब इस ग्लास लैब में से इन पिनों के बिल्कुल देखते हुए, ग्लास लैब में से देखते हुए, जैसे कार्डबोर्ड आपने, मतलब जो ड्राइंग बोर्ड है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे ग्लास स्लैब रखी हुई है, तो यहाँ पे आपने 2 पिन लगा देनी है ग्लास स्लैब से पीछे अपनी वाली साइड में। उसके बाद जो 2 पिन लगाई है ना, उन्हीं को देखते हुए और ग्लास स्लैब से देखते हुए, ऊपर से नहीं देखना हमने, बिल्कुल ग्लास स्लैब में से होते हुए आपने क्या करना है, और ग्लास वाली साइड लगानी है। जैसे 2 पिन यहाँ पे लगा दी इसने, और 2 पिन यहाँ पे लगाई हैं। ये जो भी डॉट है ना, ये पॉइंट है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये क्या है, पिन लगी हुई हैं। पिन को कैसे लगाना है, हमने ग्लास स्लैब में से देखते हुए, पहले ही वाली 2 पिन को तो ऐसे लगा देंगे बिल्कुल सीधी, और सीधी कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना हमने क्या करनी चाहिए, वो थोड़े हमारा एक एंगल बनाती हुई मिलनी चाहिए। एंगल मतलब ऐसे स्ट्रेट रहेगा तो नॉर्मल के साथ एंगल 0 आएगा ना, ऐसे लगाएंगे तो सिंपली हमने क्या करना है, ये नॉर्मल है एन, इसके साथ कोई ना कोई एंगल है वो जरूर बनना चाहिए। तो 2 पिन लगाएंगे, 2 पिनों को देखते हुए हमने क्या करना है, फिर 2 पिन है वो, जैसे पहले वाले पिन लगाएंगे इनकी सीध में, मतलब जो ये 2 पिन है इनको देखते हुए ग्लास स्लैब में से 1 पिन फिर यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 1 पिन और इसके बिल्कुल पीछे वाली साइड में लगाएंगे, इधर उधर लगानी है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली जो 2 पिन लगाई थी इनको हटा देंगे, अब इस लाइन को स्ट्रेटली ड्रॉ कर देंगे पेंसिल के साथ, और उसके बाद जो पिन यहाँ पे लगाई थी उनको भी हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। और क्या करेंगे, फिर ग्लास स्लैब भी बीच में से हटा देंगे, और एक लाइन है इस वाले पॉइंट से जहाँ पे ग्लास स्लैब तक आया था ना हमारा जो लाइन है, इस लाइन को और इस लाइन को बीच में ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हमने जो पिन लगाई थी ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट लगाई थी ना, वो तो एक ही लाइन पे आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जब देखेंगे कि जो 2 पिन है ये तो यहाँ थी और ये थोड़ी सी मतलब साइड में थी, और ना इनको कहाँ चाहिए था, इस जो ये लाइन है ना, डॉटेड लाइन या फिर जो आपको कटी हुई लाइन दिखाई दे रखी है, इसके ऊपर लगी थी हमने तो पिन। यदि बिल्कुल एक के पीछे एक पिन लगाएंगे ना, जैसे एक पिन ये है, इसके पीछे जस्ट पिन लगाई है, उसके पीछे पिन लगाई है, तो एक ही लाइन पे लगाई है ना हमने। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो पिन आपको अलग लाइन पे दिखेंगी जब आप ऊपर से देखोगे। और ये क्या है, आपका जो रेज है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो लाइट की वजह से तो देखते हैं ना, तो जो ये रेज हैं ये आपकी क्या हो चुकी हैं, इसको जाना तो इस रास्ते से चाहिए था, लेकिन ये डेविएट हो चुकी हैं। डेविएट मतलब भटक चुकी हैं, तो डेविएशन ऑफ लाइट है वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो चुका है। हमको पिनों की मदद से एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब के अंदर। और यहाँ पे आपने जो अब ऑब्जर्व करना है वो क्या है, एक बार मैं इसको
बिल्कुल साफ ले आता हूं। तो जो रेज हमारी जो दो शुरुआत में पिन लगाई थी ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये करती हैं इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे है वो जैसे इस पॉइंट से टकराई तो वो डेविएट हो चुकी है। ये क्या है? हमारा एयर है और ये क्या है? ग्लास स्लैब है। तो ये ग्लास कांच है आ गया यहाँ पे। अब एक मीडियम है हमारा एयर, दूसरा मीडियम है हमारी ग्लास। तो एयर से जब ग्लास में एंटर करती है ना लाइट, तो क्या करती है? वो डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। वो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा, यदि हम बात करें यहाँ पे, सिंपली याद रखो जो एयर है ना उसके अंदर पार्टिकल दूर दूर हैं, तो ये बोल सकते हैं एक रेयरर मीडियम है यहाँ पे। और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है, कंपैरिजन करें यदि एयर के साथ। तो जब भी आपकी एयर है, एयर से लाइट या फिर रेयरर मीडियम से लाइट हमारी आई है और उसने जो एंगल बनाया है, नॉर्मल के साथ ही हम एंगल देखते हैं हमेशा, कभी भी इसके साथ एंगल नहीं देखते हैं। तो एंगल नॉर्मल के साथ देखा जाता है। तो जो जो एंगल आई है ना यहाँ पे, एंगल आई, और बल्कि इसने I1 लिखा हुआ है बुक के अंदर, I1। तो I1 का मतलब क्या है? इंसिडेंट एंगल 1, क्योंकि यहाँ पे एक I2 भी है, इंसिडेंट एंगल 2। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, और जो यहाँ पे फिर एक नॉर्मल के साथ हमारी रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एंगल यहाँ पे इंसिडेंट ने बनाया था, मान लो वो कितना है? 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला एंगल कितना बनेगा? केवल 25 डिग्री बनेगा। ये बोल सकते हैं कि जो एंगल है ना वो डिक्रीज हो चुका है हमारा रिफ्रैक्टेड रे का। तो बोल सकते हैं हम जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन है एंगल आर से। कब? जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो ये एंगल का फर्क हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो रेज पहले दूर थी ना, नॉर्मल से ज़्यादा एंगल बनाई हुई थी, और वो कम बना रही है, इसका मतलब नॉर्मल के पास आ चुकी है हमारी रेज। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी रे है ना, लाइट रे, वो क्या हुई है यहाँ पे? बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे कि जब भी रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है ना, डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और उसका उल्टा भी ऐसा ही है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द नॉर्मल को हम कैसे, इंसिडेंस है ना वो ग्रेटर रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन का जिक्र चलेगा, अभी रिफ्लेक्शन को भूल जाओ फिलहाल के लिए। जो कंडीशन आपको जब भी मिलेगी वो कब मिलेगी? हमेशा जब आपकी रे है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन को समझने का ही है। उसके बाद जैसे ही ये रे रिफ्रैक्टेड रे अब वापस एक इंटरफेस से टकराएगी, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस जहाँ पे दो मीडियम अलग अलग होते हैं, इसको भी हम इंटरफेस बोल सकते हैं। इंटरफेस में मतलब जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, उनकी डेंसिटी में या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाता है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस एक यहाँ पे भी है। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे थी ना, वो यहाँ पे क्या बन के आएगी? फिर इंसिडेंट रे बन के आएगी। इस इंटरफेस के पे एक अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक अलग रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इसके लिए इंसिडेंट जो रे आई है वो क्या करेगी? फिर अब हमारा जो ग्लास है वो फर्स्ट मीडियम है, और उसके बाद रेयर मीडियम क्या है? यहाँ पे एयर है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो इंसिडेंट रे है ना यहाँ पे, वो क्या है? नॉर्मल की तरफ से जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल है। और जैसे ही वो रेयर मीडियम, वहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो हमारा ज़्यादा हो चुका है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, वो हो चुकी है। यहाँ पे सिंपली बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आपकी डेंसर जिसके लिए एंगल I2 का जिक्र किया हुआ है ना, इंसिडेंट एंगल 2, ये किसके अंदर बना हुआ है? ग्लास के अंदर बना हुआ है ना, अभी देखा तो है हमने। इस डायग्राम को आप बुक्स में भी देख लेना, ये I2 लिखा हुआ है, तो इंसिडेंट एंगल 2, क्योंकि फर्स्ट वाला वहाँ था, क्योंकि ये एक अलग रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे एक दूसरा रिफ्रैक्शन देखने को मिला है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे। और जब डेंसर मतलब ग्लास से हमारी जो रे है वो रेयर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम मतलब एयर के अंदर जब जाएगी ना, तो यहाँ पे जो एंगल था इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे बाहर की तरफ जो एंगल बना है वो रिफ्रैक्टेड एंगल बना है, वो ग्रेटर बनेगा। बताया था अभी, जब रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो हमारी जो रे है वो अवे हो जाती है नॉर्मल से। मतलब ये नॉर्मल है ना, तो मान लो हमारी जो रे है इस तरीके से आ रही थी ना, जो एंगल यहाँ पे बना रही थी एंगल आई, मान लो ये 30 डिग्री का था, और यहाँ पे जो एंगल बना है ना फिर इस तरीके से, ये ज़्यादा ही बनेगा आपका, ये मान लो 35 या फिर 40 डिग्री का एंगल ही बना के जाएगी। तो इस तरीके से दूर चली गई है ये, तो हम बोल सकते हैं बेंड अवे
फ्रॉम द नॉर्मल। और इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल आर है जो वो ग्रेटर है एंगल आई से। इस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन समझ में आना चाहिए कि रेयर टू है। इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके ज़्यादा से ज़्यादा आते ही हैं, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि रे है हमारी, तो बोल देगा ग्लास एयर में गई है तो वो कहाँ पे मुड़ी है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है या फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखते चलने हैं। एक बार इसकी समरी कर लेते हैं। हमारा जब रेयरर टू डेंसर, एक तो ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने, और एक डेंसर टू रेयरर है वो कॉन्सेप्ट देखा था। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है इसमें एंगल क्या कंडीशन आई थी, सबसे पहले वाली कंडीशन एयर टू जब ग्लास गया था, एयर टू ग्लास, तो इसमें हमारा एंगल आई है वो ग्रेटर देन है एंगल आर से। और यहाँ पे क्या है, एंगल उल्टी कंडीशन लिख दो ना आप, एंगल जो आई है वो एंगल हमारा आर से छोटा है। तो इस केस में क्या है, हमारी जो रे थी वो बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, जबकि यहाँ पे बेंड्स टुवार्ड्स, बेंड्स अवे फ्रॉम, अवे लिखोगे ना आप तो, हाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर है ये ठीक करवा सकता आपके। तो इस तरीके का जो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें केवल एक रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, कई बार ये केवल डायग्राम भी आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है, ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के जरिए आप रिफ्रैक्शन है, और यदि आ जाए कि एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन करो, फिर ये एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ये पिन लगानी पड़ेगी। इसमें आप पढ़ के देख लेना कि पिन लगाएंगे, पिनों को फिर आपने मिलाना है, जो जो पिनों को हटा दोगे और उसके बाद उनको लाइनों से मिला दोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जिस रास्ते से लाइट को जाना चाहिए था ना, जो उसका एक्चुअल पाथ था, और जो रियल पाथ है उसका, मतलब अभी रिफ्रैक्ट होके अभी जो रियल में हमको जाती हुई दिखाई दे रही है, उससे जो भी उसका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं पैरेलल जाएंगी, वो पैरेलल जो उसका एक्चुअल पाथ था जिसमें से उसको जाना चाहिए था रेज को, या फिर बोल सकते हैं, और जो वो गई है उनके बीच में हमेशा ये बोल सकते हो जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहेंगी, जानी ऐसी चाहिए थी, और उसके बाद ये आगे के आगे स्ट्रेट लाइन में इतना डेविएशन है, ये आप बोल सकते हो जो डिस्टेंस रहेगी ना, ये डिस्टेंस इसकी डेविएशन को शो करती है कितना डेविएट होके गई है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको जाना इस तरीके से चाहिए था वो इस तरीके से चलेगी, हालांकि एक बार तो उसको मुड़ गई थी बिल्कुल, लेकिन जब दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ है, सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ है ना, तो रास्ते को तो लगभग उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, लेकिन वो डिस्टेंस है वो देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे पैरेलल मिलेगा। सिंगल रिफ्रैक्शन हो जाता तो फिर तो ये दूर की तरफ चलती रहती, रास्ता इसका ये था, लेकिन ये हम देख सकते थे यहाँ से यदि ऐसी कैसी जाते ना, फिर ये इस तरीके से मतलब दूर की तरफ ही बढ़ती मिलती। रिफ्रैक्शन यहाँ पे 2 टाइम हुए हैं, इसलिए पैरेलल लाइन्स है वो बनती है। ऐसे ही कंडीशन आपको प्रिज्म में मिलेगी। अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें वही है जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। इसमें क्या, जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या था रिफ्रैक्टेड रे, एंड एक था नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम ग्लास स्लैब के साथ, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो नियम रहेगा, रूल क्या रहेगा आपका, कि यहाँ पे आपके एंगल और एंगल आर ये इक्वल नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे। वैसे कभी कभी रेयर कंडीशन में आपको मिल सकते हैं, और वो कौन सी कंडीशन है, जब आप लाइट रेज को बिल्कुल नॉर्मल के साथ डालोगे ना, तो 0 एंगल बनेगा, तो उस केस में आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल आर है, वो भी 0 रहेगा। तो ये कंडीशन केवल कब आएगी, ये भी याद रख लेना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे रिफ्रैक्शन के केस में ये जब हम इंसिडेंट है, और यहाँ पे आपका नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, जो रे है वो डायरेक्टली एज इट इज पास हो जाती है। और यहाँ पे ज्यादातर कंडीशन में हम यही देखा है, कुछ एंगल से लगाएंगे ना, तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर भी हो सकता है, या फिर एंगल आई स्मॉलर देन एंगल आर भी मिल सकता है। ये जरूर याद रखना कब ज्यादा बड़ा या कब छोटा रहेगा एंगल। अब यहाँ पे जो रूल है वो लगेगा आपका साइन आई बाय साइन आर। साइन थीटा कोस थीटा आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, तो वही है। यदि आप एक रिफ्रैक्शन किसी भी ग्लास से आप स्टडी कर रहे हो, तो मान लो आपके एंगल बने थे, जैसे साइन 30 बना था और एक बना था साइन 45, तो इस टाइप की कोई कंडीशन आ गई ना, मान लो आपने ग्लास से
ये जो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लिया, इसका एंगल फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू रख ली, और इसके बाद जो भी आंसर आया है ना, उसके बाद मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्शन समझ रहे हो आप, इसी मटेरियल की, सेम मटेरियल की किसी भी सरफेस से, या फिर इस जगह पे आप रिफ्रैक्शन को समझ रहे हो, इसको समझ रहे हो, तो एंगल आपके चाहे कोई भी रहे, फिर एंगल आई और एंगल आर आपके चाहे कितने भी चेंज करते रहो आप, लेकिन जो वैल्यू आप सोल्व करने के बाद आओगे ना, वो कॉन्स्टेंट ही मिलेगी। यदि यहाँ का आंसर फॉर एग्जाम्पल 1/2 आएगा ना, तो एंगल आप कितने ही चेंज करते हो, उस केस में आपकी वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट ही रहेगी, इसका मतलब ये है। और ये रूल किसने दिया था, हमेशा याद रखना, स्नेल नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था। और किसके लिए ट्रू है केवल ये, जो हमारा एंगल आई है ना, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 180 डिग्री तक चले गए तो फिर आपका अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ज़्यादा बड़े एंगल आप यदि यूज करते हो, इंसिडेंट एंगल है ना ज़्यादा हो जाते हैं जब, उस केस में तो आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट है वो हायर क्लासेज में पढ़ने को मिलते हैं। ये भी कंडीशन जरूर याद रखना कि कब तक ही हमारा स्नेल लॉ है वो लागू रहेगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में से मैंने बोला था आपको, ऐसी ऐसी जगह से आपको क्वेश्चन पूछने का ही एग्जामिनर के दिमाग वो लगाता है जहां से आप छोड़ के चलते हो। अब ये चीज़ कहीं नहीं देखते कि 0 से और हमारे 90 डिग्री के बीच में इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, इसी को बदल बदल के दे देगा। 0 यहाँ पे आई था और 90, उसके बाद ऐसे कर देगा इसको। तो इस तरीके से आपके बिल्कुल कुछ वैल्यू फिक्स होती हैं, इसलिए एनसीईआरटी का हर एक वर्ड आपका मार्क्स है वो बढ़वा भी सकता है और कम भी करवा सकता है। तो ये 2 आपके रूल रहेंगे। पहले वाले रूल को तो आप याद रख ही लोगे भाई, एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और जबकि हमारी सेकंड वाला है ना, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वैल्यू पुट करवा के नहीं देखनी है आपने कभी भी, ठीक है। सिंपली एक तो ये याद रखना है, ऊपर क्या लिया है साइन आई और नीचे साइन आर, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्नेल ने ये रूल दिया था। और दूसरी बात क्या है, इसकी कंडीशन, यहाँ से क्वेश्चन आपका, आप इसमें मार खा सकते हो। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली एक रेशियो होता है। डेफिनेशन भी आ जाए ना तो सिंपल इसको रेशियो लिख सकते हो। कैसे, यदि किसी भी मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। किसी भी मीडियम का यदि एयर के रिस्पेक्ट में हमने निकालना है, जैसे यहाँ पे 2-1, ऐसे याद रख लेना 2-1 और 1-2 का मतलब क्या है, जब 2-1 है तो 2 को हम नीचे लेंगे और 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर स्पीड ऑफ लाइट, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जिसका हम निकाल रहे हैं ना, जिसका हम निकाल रहे हैं, जिस समझ सकते हो मीडियम का हम निकाल रहे हैं, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इसमें हम निकाल किसका रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू आपको पहले दे रखे हैं, जैसे 2 पहले लिख रखे 1 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे आपको 1-2 दे दिया जाए तो ये वैल्यू ऊपर नीचे करके दे सकता है आपका। और V1 एंड V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज किया हुआ है। इसके अलावा ज्यादातर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज दी जाती हैं, तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, एयर के साथ, एयर के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं मैक्सिमम चीज़ों का। तो जो एयर है वो तो हमेशा क्या लिखी जाती है, ऊपर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो एयर है ना वो हमेशा आपकी ऊपर लिखी जाती है, और जिस भी मीडियम का आपको निकालना है उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे लिखी जाती है, वो फॉर्मूला। और इसी के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये टेबल है, ये टेबल याद रखनी है आपने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना होता है, पूरी की पूरी डिटेल याद नहीं रखनी है, तो इसमें मैक्सिमम कितना है ये याद रखना है डायमंड का, और मिनिमम आपका लगभग एयर का ही होता है, एयर से भी कम आपका वैक्यूम का होता है। वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं होते, कोई मतलब एब्स्ट्रैक्ल ही नहीं होती लाइट रेज को बढ़ने के लिए, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखना है एयर का आपको मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जबकि मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिंपली जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अब आपको मैं बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन, लॉजिकल रीजन व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स, मुड़ती क्यों है लाइट, ये पूछ लिया जाता है कि मुड़ने का रीजन क्या है, डेविएशन हुआ क्यों है। तो डेविएशन होने का रीजन ही क्या है, हमारी जो स्पीड ऑफ हम बोल सकते हैं लाइट रेज है ना, वो कम हो जाती है जब भी एक मीडियम से, डिपेंड करता है कि हम रेयर से
ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होएगी, पार्टिकल जितने ज़्यादा पास पास होंगे ना उस रेज को उसमें से आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। अब एयर है, एयर में से लाइट रेज है इजीली पास हो जाती है, लेकिन ग्लास है मान लो, है तो ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास में हैं, जिसकी वजह से लाइट रेज को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम आराम से सरक सरक के आगे बढ़ेगी, फिर भी वो एक अच्छी खासी स्पीड से तो आगे बढ़ेगी, लेकिन उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगी जितना वो रेयर। तो जाहिर सी बात है ये रिफ्रैक्शन का रीजन बताया है ना आपको, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। आप बोल सकते हो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और चेंज में आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो जाहिर सी बात है इसका रास्ता है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। जैसे हमने ग्लास लैब का देखा था, यहाँ पे स्पीड से जा रही थी लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मीडियम चेंज हुआ तो इसकी स्पीड कम हो गई और उसी की वजह से ये थोड़ी डेविएट हो चुकी है, रास्ते से थोड़ी सी भटक चुकी है, जाना इसको ऐसे चाहिए था, इस तरीके से मुड़ चुकी है ये लाइट रेज हमारी। तो ये रीजन आपसे पूछा जाए तो सिंपली ये लिख देना आपने कि स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है, वो इंक्रीज होती है। याद रखना, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, रेयरर टू डेंसर गए हैं ना, तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज कैसा आया है, डिक्रीज हुई है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ये याद रखना। और डिक्रीज की वजह से ही ये कहाँ हुई है, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। और जो हमने वहाँ पे पढ़ा था एंगल आई एंगल आर का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे भी आप जोड़ लेना कि जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है ना मीडियम में, जिस भी मीडियम में हम बात करें, या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, डेंसर की बात करें जब, तो उस केस में ही वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। इसका उल्टा यदि हमारी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो डेंसर में उसकी स्पीड कम थी, रेयरर में आती ही ज़्यादा होगी, तो जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना एयर की, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका ये जो भी एक जैसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है ना, एक जगह लिखो इनको, और वहीं से आपके फिर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं या फिर किसी भी टाइप की जो टिपिकल सी स्टेटमेंट आपको पूछ ली जाएगी ना, उससे आप फिर कन्फ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पे इस टेबल को डायरेक्ट आपने पूरा रटना नहीं है, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आ भी जाता है ना, आपको ये वैल्यू एज इट इज दे दी जाती हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे अब, और उससे पहले एक थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है, जो मैं बात कर रहा था, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, तो कोई चीज़ कितनी उसके पार्टिकल्स हैं, कितने कम स्पेस में है, मास बाय वॉल्यूम निकालते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम से मतलब नहीं होता, इसमें यही देखा जाता है कि पार्टिकल्स जो हमारे हैं, रियल मीनिंग इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी का रहता है, इसको हम रियली में ऑप्टिकल रेयर मीडियम या फिर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलते हैं, वन विद द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब डेंसिटी की बात आती है ना, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, तो वो क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये ब्लू बॉक्स में, या फिर जो ब्लू बॉक्स सॉरी, ये जो मोर टू नो वाले पैसेज में आपको यही बोला हुआ है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऑप्टिकल डेंसिटी से। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी, ऐसे भी समझ सकते हो आप। किसी भी चीज़ की ऑप्टिकल डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे कोई मास बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कैनोटेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको यदि आप सर्च भी करोगे इसका मतलब ही यही है कि आप जो इसका वर्ड है ना डेंसिटी, उससे मत इसमें देखना कि वजन कितना है या फिर क्या है, उसमें देखा जाता है कितना वो स्पीड ऑफ लाइट को कम कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट को कितना कम किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, डायमंड है जैसे, डायमंड का मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वो स्पीड ऑफ लाइट को कम कर रहा है, कम करेगा। जबकि वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, और बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप ज़्यादा लिख सकते हो। मतलब इस चीज़ को यदि बढ़ाओगे ना तो ये वैल्यू हमारी स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कम हो जाती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम करोगे तो ये आपस में रिलेशन याद रख लेना, ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सिंपली याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होएगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ही कम होएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ कम होती है। और डेफिनेशन आपसे 1 मार्क में पूछ ली है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेयरर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम, तो सिंपली उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
उसके बाद हमारा अब है क्वेश्चंस की बारी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड ब्लू बॉक्स है जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, इससे पहले 2 ब्लू बॉक्स हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू द वाटर। क्या है, एयर से वो वाटर में एंटर किया है रे ने। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आगे ना बात वही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता आपसे, तो यहाँ पे आपकी बात सिंपली क्या है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में गया है, इसका मतलब एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, और इसका टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एक दो बात लिखना चाहो तो इसमें बोल सकते हो कि वाटर इज ए डेंसर मीडियम देन एयर, एयर से ज़्यादा डेंसर होता है, उसकी वजह से रीजन पूछा है ना, बिकॉज वाटर इज मोर डेंसर देन एयर एंड इट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता है, इसलिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, वो बैंड हुई है। उसके बाद लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू द ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 या फिर 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऊपर लेते हैं हम एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है और वो फिक्स होती है, आपको याद रखनी है, हालांकि दे भी रखी है 3 × में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है। और नीचे हम क्या लेते हैं, मीडियम। मीडियम के अंदर स्पीड कितनी है, अब मीडियम की स्पीड आपसे पूछी है, भाई मीडियम में कितनी स्पीड होएगी लाइट की, ये आपसे पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.5 और इक्वल टू यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर या फिर स्पीड ऑफ बल्कि लाइट, जो भी कई बार वर्ड निकल जाते हैं ना, तो ये याद रखना मैं बात किसकी कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम में ही निकालनी है, तो इस चीज़ को हम यहाँ ले जाएंगे और 1.5 को नीचे ले जाएंगे। और एयर की में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, और 1.5 को यदि 3 को 1.5 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल 2 आ जाता है, 10⁸ हमारी एज इट इज रहेगी, तो ये आ जाएगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3, अभी जो टेबल थी हमारे पास, किसका मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी है, और आल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी बताया था डायमंड और एयर की बात थी। यू आर गिवन द कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, 3 चीजें आपको दी हुई हैं। क्या क्या दिए, इस टेबल की ही बात है, इसमें टेबल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्या है, एक तो हमारे पास टर्पेंटाइन बोला हुआ है, इसने एक प्रकार का ऑयल होता है, ये दे रखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने कितनी है, एक दे रखे आपको सिंपली वाटर, और वाटर का यहाँ पे है 1.33, वाटर का है 1.33, और क्या दे रखा है, एक ग्लास दे रखा है शायद, तो उसमें आप देखो कि तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, कैरोसिन दे रखे हैं, हाँ कैरोसिन ऑयल दे रखे हैं। टर्पेंटाइन और कैरोसिन ऑयल दोनों अलग अलग हैं, तो कैरोसिन ऑयल है वो भी देखो इसमें, ये रहा कैरोसिन है 1.44, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इनको यदि आपसे पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओ, तो सिंपली आपने क्या करना है, अब बहुत सारे बच्चे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ही नहीं समझ पाते, अभी तक भी बहुत सारी ऐसी हम गलतियां देखते हैं बच्चों की जो इंक्रीज कर किया जाते हैं। इंक्रीजिंग में क्या होता है, हमेशा लिखी जाती है और इस प्रकार के जो निशान है वो यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे भी गलती करके आ जाते हैं कि वो एक बार ऑर्डर तो सही लिख देंगे, उनको ये नहीं पता कि इंक्रीजिंग में कैसे लिखना है। तो और डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, तो डिक्रीजिंग में हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो, और ये इस टाइप के जो है वो यूज किए जाते हैं। विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल हैं आप, भाई इनको इंक्रीजिंग में बताओ, तो इंक्रीजिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले छोटा किसका है, वाटर का है, उसके बाद क्या है हमारा थोड़ा सा बड़े, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम, कैरोसिन ऑयल, और तीसरे पे आ गया हमारा सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टी का। अब लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लो आप, क्वेश्चन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पूछा है या फिर स्पीड का पूछा है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यही पूछा है किसमें सबसे ज़्यादा लाइट है वो फास्ट मूव करेगी। हमने देखा था जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम मिलेगी,
तो इसमें ये देखो कि सबसे कम किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सबसे कम किसका है, यहाँ पे अभी बात की हमने वाटर का सबसे कम है तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम मिलेगी इसके अंदर। अब आपसे ऑर्डर किस चीज़ का पूछा है वो देखो, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन, इसमें हालांकि इतना ही पूछा। यदि ऑर्डर पूछ लेना तो ऑर्डर में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहले तो याद रखो, और सिंपली जब भी आप ऑर्डर तो सही लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिंबल्स आपसे सही नहीं लिखे जाते। इंक्रीजिंग में हमेशा ये सिंबल यूज होंगे, डिक्रीजिंग में ये लेते हैं हम, और दोनों पूछ ले जाते हैं फिर वहाँ पे, तो फिर बच्चे अलग ही कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये जरूर आपने याद रखना है किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे के ऑर्डर पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का कि ऑर्डर बताओ स्पीड ऑफ लाइट का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बताओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहेगा, वाटर की तो सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, फिर कैरोसिन है और फिर क्या है टी है, तो स्पीड ऑफ लाइट। और डिक्रीजिंग पूछे तो उसका जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था ऐसा कैसा ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था, वो बात भी लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है, और हम बोल सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है इसके अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इज 1/242 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर स्पीड ऑफ लाइट, इसमें यही बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी हद तक कम हुई है, कम तो हुई है जाहिर सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है इसका, और कितनी हद तक कम हुई है, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 2.42, जो कैलकुलेशन करोगे इतनी कम हुई है। तो ये भी लिख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है तो इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी हद तक है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसको हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें आपको वही इमेजेस बनानी है जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है केवल उसी पे फोकस करेंगे हम कि वहाँ से किस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पे, और कुछ वी और यू पॉजिटिव नेगेटिव कब लेने हैं यहाँ पे वो हमारे मेडिकल वाले पार्ट में ही समझेंगे। तो यहाँ पे आप लेंस जो होते हैं, लेंस स्पेरिकल लेंस, ये क्या होते हैं आपके एक प्रकार हैं ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में मैंने बताया आपका क्या हो सकता है, आपका ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, और प्लास्टिक वाटर के भी हो सकते हैं, ये भी याद रखना, वाटर से भी हम लेंस है वो बना सकते हैं। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उससे हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, विच सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनमें भी रिफ्रैक्शन ही समझ में आता है। जैसे हमारी लाइट रेज है वो इस तरीके से जा रही थी, कितनी डेविएट होगी, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, डेविएशन है वो देखा जाता है। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक तो होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस क्या है, जो कि हमारा किनारों से तो पतला होता है या फिर जो बाहर की तरफ उबार होता है जिसके अंदर, और इसका जो रियल नेम होता है ना वो रहता है हमारा बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, क्योंकि दो कन्वेक्स लेंस है इसमें, एक तो ये वाला कन्वेक्स हो गया कि साइड का कन्वेक्स लेंस है, ऐसे ही ये हमारा लेंस कैसा है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, क्योंकि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। केव का मतलब क्या होता है, गहरा, मतलब गड्ढे के लिए, गुफा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, तो गुफा क्या होती है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है ना, तो कनकेव। तो इस तरीके से दोनों साइड से कनकेव है, तो इसका रियल नाम बाई कनकेव होता है वैसे तो, लेकिन हम ज़्यादातर कनकेव ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लेंस आपके इस तरीके से भी मिलते हैं आपको। तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोलते हैं, एक साइड से कनकेव है एक साइड से कन्वेक्स है। तो यहाँ पे ऐसी पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का तो कोई मैटर है नहीं है, आपने जस्ट देखना है कि दोनों साइड में जो उबार है वो है, तो जाहिर सी बात है वो उभरी हुई सतह दोनों साइड में, तो उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस हम देखते हैं इसकी सबसे करेक्टरिस्टिक्स बात क्या होती है, ये हमारे जो पैरेलल रेज होती है ना उनको फोकस कर देता है एफ पे, फोकल पॉइंट पे। और जो डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनको तो कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं कन्वेक्स लेंस को, और इसको क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि देख सकते हैं लाइट रेज है ना वो आ रही थी, इसको दूर की तरफ बखेर देता है। रियल में तो ये रेज हैं कभी मीट नहीं कर सकती, लेकिन हम यदि इनको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करें तो ये फोकस पे ही मिलेंगी। और वही है यहाँ पे भी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनेंगे ना, तो रियल इमेज में आपका एक्चुअली में मीट करती हैं,
एक्चुअली में मीट करेंगे, और यहाँ पे क्या होंगी हमारी जो रेज है वो अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, रियल में मिलती नहीं हैं। तो ये इनके अंदर दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा इनमें आपको बताया मैंने, इसके जो किनारे हैं वो पतले होते हैं, इसके किनारे मोटे होते हैं, ये बीच में से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है। ऐसे भी डिफरेंस आप लिख सकते हो। ये रेज को कन्वर्ट करता है, एक सिंगल पॉइंट पे मिला देता है, ये उसको फैला देता है। उसके बाद हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वही डायग्राम्स हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस थोड़ा याद रखना, जब भी हम लेंस को प्रेजेंट ना देखा था, मिरर के एक ही साइड की बात करते थे हम, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑब्जेक्ट को वहीं रखते थे, और उसी साइड में हम उसके सी और एफ यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे एफ तो है ही है हमारा, लेकिन यहाँ पे सी की जगह 2f यूज करते हैं, और सी भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सी और एफ हमारे मिरर और लेंस में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यूज किए जाते हैं। और अब इस साइड की यदि हम बात करें, इस वाले के ये वाली जो कर्वेचर है इसकी इस साइड में लिखे जाते हैं एफ और 2f, और इस साइड की के जो भी हमारे सेंटर हैं, इसका यदि हम बात करें f यहाँ पे है और इसका 2f यहाँ पे है, तो इसलिए 2f1 f1 और इसको f2 और 2f2 ऐसे नाम भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है इसका। और रूल क्या रहेंगे, सिंपल वही है वैसे तो। पैरेलल यदि रेज आएंगी तो वो कन्वेक्स लेंस है वो फोकस से निकाल देगा। इसके अलावा जो कनकेव लेंस है वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर देगा, लेकिन पीछे की तरफ मिलाएंगे तो वो फोकस से ही जाती हुई हमको अपीयर होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरा रूल क्या है, फोकस में से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो रेज है वो पैरेलल चली जाएगी। ऐसा ही इसमें कि इसके फोकस पे यदि हमने कोई लाइट रेज फोकस मतलब डाली है ना, तो वो पैरेलल चली जाती है, और वरना तो वो फोकस से निकल सकती है। अपीयर यदि हम बात करें, एक्चुअल पाथ की बात करें, अब यहाँ पे एक है ओरिजिन, वहां पे पी वर्ड यूज करते थे ना, एक यहाँ पे एक मिड पॉइंट होता है, उसको ओ बोलते हैं ओरिजिन, और ये ओरिजिन की है वो आपकी एफ से इस साइड वाले की और इसकी सेम ही रहती है। तो ओरिजिन में से जैसे वहां पे पोल से हम लाइट फोकस करेंगे ना, तो क्या रहता था, वो सेम एंगल बना के जाएगी, एंगल आई एंगल आर वहां पे बराबर हो जाते हैं। हालांकि रिफ्लेक्शन में हर जगह ही बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यदि हम बिल्कुल ओ से लाइट को पास करेंगे, इसका मतलब नॉर्मल से हमने लाइट को पास कर दिया ना, तो उसमें नो रिफ्रैक्शन, कोई भी रिफ्रैक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, कोई बेंडिंग नहीं मिलेगी आपको। बताया ही था नॉर्मल के साथ जब आपकी लाइट रेज जीरो एंगल बनाती है ना, तो उस केस में रिफ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, कोई डेविएशन नहीं मिलेगा। बोल सकते हो नो डेविएशन। उस ऊपर वाले केसेज में तो हमको डेविएशन मिल रहे हैं, यही अपने कॉन्सेप्ट है वो याद रखने हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी है ये दी हुई है, आपसे बोला है एक कन्वेक्स लेंस लेना है, जैसे हमने प्रीवियस एक्टिविटी में बोला था, जो ये पिक्स बनती है ना, ये लैब में जब आप प्रैक्टिकल करते हो अलग अलग कंडीशंस आएंगी, जो 6 कंडीशंस, और ऐसे ही हमने मिरर में देखा था। तो वहाँ पे ये एक्टिविटी ऐसे ही है कि आपने क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद वहाँ पे स्टैंड पे एक लेंस को लगा देना है, डिपेंड करता है आप किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे कन्वेक्स लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उसको स्टैंड पे लगा देना है, और उसकी फिर पोजिशन वगैरह है ना वो फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ को वही लाइट रेज को जब इसमें से पास करवाएंगे ना सनलाइट में से, तो ये किस पॉइंट पे आगे फोकस करेगा, तो लगभग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और उसी डिस्टेंस को मेजर करके हम यहाँ पे एफ है उसका वो नोट कर लेंगे, और 2f इसका दुगुना कर देंगे सिंपली। और ऐसे ही यदि साइड का f पता लग गया तो ये भी हम बोल सकते हैं 1 है, तो f2 और 2f2 भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमने क्या करनी है, फिर अलग अलग कंडीशन है वो समझनी है, लैब के अंदर ही करके देखी जाती है एक्टिविटी आपकी, और उसी के लिए आपको बोला है कि ये पॉइंट वगैरह बनाओ। उसके बाद हमने क्या करना है, बर्निंग कैंडल लेनी है, उसको ऑब्जर्व करना है लेंस में से, और उसको हमने पास लेके आना है। तो कन्वेक्स वाली जो कंडीशन है ना, कन्वेक्स लेंस, इसमें 6 कंडीशन बनेगी आपकी, 6 कंडीशन, और इसी में आपके जितने भी जो हमारे कॉन्सेप्ट आए थे कनकेव मिरर वाले वही आएंगे लगभग। जैसे इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी पे रखेंगे कोई भी कैंडल है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। सेम चीजें यहाँ आएंगी सारी की सारी, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल सारी बातें सेम हैं। यहाँ पे हमारी बात एफ, ये 2f, यहाँ पे सी चल रही है हमारी। और इस साइड में यदि हम बात करें, जो हमारी इमेज है मिरर के केस में तो कहाँ बनी थी, डिफरेंस की बात बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें से इसमें तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट था वहीं पे बनी थी मैक्सिमम रियल इमेज। यदि हम बात करें रियल
इमेज हैं वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी थी, ये बोल सकते हैं। लेंस में बस आपको याद रखना है जो रियल इमेज होती हैं, रियल इमेज वो कहाँ बनेगी, हमारी अपोजिट दूसरी साइड में बनेगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट उसकी अदर साइड में बनेगी। और इस केस में जितनी भी रियल इमेज आएंगी ना वो आपकी हमारी RHS साइड में बनेगी, जाहिर सी बात है। और RH में इसका मतलब उनकी V की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और रियल एंड इन्वर्टेड में हमने समझा था ना H की वैल्यू तो नेगेटिव ही रहती है। बस रियल इमेज आपको याद रखना है कि इस डायरेक्शन में बनेगी, वो आपकी मिरर के केस में तो हमारी LHS साइड में बनी थी, इसलिए V की वैल्यू नेगेटिव आई थी, यहाँ पे V की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। बाकी कंडीशन यही है। पहले वाली कंडीशन क्या है, इन है ऑब्जेक्ट इज से बनी है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स लेंस के केस पढ़ रहे हैं हम, कन्वेक्स के 6 बनेंगे, अपोजिट हो जाते हैं, बस वहां पे कनकेव मिरर के थे ना, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन है। सेम टू सेम सारी चीजें वही हैं, बस इमेज की डायरेक्शन या फिर इमेज की जो साइड है ना, बस वो RHS है, वहां पे हमारी इस साइड में बनी थी। बस इतना फर्क है। आपने डायग्राम जब बनाओगे इनके क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जस्ट ऐसे ही दे देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अब कहाँ पे आ गया, हमारा बियॉन्ड 2F, जैसे वहाँ पे बियॉन्ड C था ना, यहाँ पे बियॉन्ड 2F1, इस साइड के F1 है वर्ड यूज करते हैं, उसके F2 यूज करते हैं। बस ये याद रखना, हमारे इस साइड वाले RHS जो साइड होती है ना उसके लिए तो 2 वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे 1 वर्ड यूज करते हैं, इतना ही फर्क है इसमें। बाकी इनमें बस मेन जो कंडीशन आपको बताया मैंने, पेंसिल के साथ प्रॉपर डायग्राम जब बनाते हो, रेज वगैरह सही आज से खींचोगे तो नंबर नहीं दे जाएंगे। हालांकि आप चाहे बेशक सही बना के आ जाओ, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप कोशिश करो जितना ज़्यादा प्रकार वगैरह यूज करो, और साथ में जो लाइन वगैरह स्केलिंग है अच्छे से प्रॉपर पेंसिल के साथ बनाओगे ना, हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी मिले आपको, लेकिन आपके डायग्राम तो सबको याद ही है ना कि कहाँ पे क्या बनेगा। इतना तो हम याद रख ही लेते हैं कि 2F पे है तो कहाँ बनेगा, 2F पे है तो 2F पे ही बनती है। अब यहाँ पे देखोगे आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे, पहले इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट को जितना पास लेके आएंगे इमेज है उतनी ही दूर बनती चली जाएगी। अब देख लो यहाँ पे F पे थी ना, यहाँ पे कहाँ बनी है, F और 2F2 के बीच में बनी है। उसके बाद अगली कंडीशन देख लो, ऑब्जेक्ट को 2F1 पे ले आए तो एकमात्र यही कंडीशन होती है जहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, साइज ऑफ इमेज के बराबर मिलेगा, H इक्वल टू H डैश मिलेगा, बस इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमारी। उसके बाद क्या होएगा, जैसे और ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं 2F और F1 के बीच में, तो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड C, देखो C2 भी लिखा हुआ है इसने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, C2 भी आप लिख सकते हो, C1 या C2, तो यहाँ पे बियॉन्ड C। सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, जो यहाँ पे चेंज करना था बस डायग्राम में इस तरीके से चेंज मिलेंगे आपको। वहाँ पे रेज को रिफ्लेक्ट करके मिलाया था, इसमें से आपको रिफ्रैक्ट करके मिलाना है RHS साइड में। सारी बातें सेम ही हैं, बस यहाँ पे देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, F1, इमेज कहाँ बनेगी, पैरेलल चली गई ना, इन्फिनिटी पे बनेगी, और साइज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। और रियल में जाती है कि कहीं ना हो सकता है ये जाके मिले, वरना तो पैरेलल लाइन ऐसा ही मानते हैं कि बहुत दूर जाके यदि मिलेंगी तो बड़ी ही रेयरली मिलती हैं। उसके बाद एक कंडीशन हमने वहाँ भी पढ़ी थी, वर्चुअल इमेज बनती है, 6 में से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है। एक कंडीशन मात्र यही होती है हमारी, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ना, जब हम अक्षरों को पढ़ते हैं, स्मॉल लेटर्स को पढ़ते हैं, तो उसको हमने किसके बीच में लेके आना पड़ता है, लेटर्स को, मतलब या फिर बोल दो लेंस को आपको इतना पास लेके जाना पड़ता है कि वो F और O के बीच में आ जाएं, फिर आपको उनकी जो मैग्नीफाइड इमेज है वो बनती दिखती है। तो इसी टाइप से इसको मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में भी हम यूज करते हैं, और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज है बहुत बड़ी हमको बन के दिखाई देती है, तो इसी तरीके से ये मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम यूज करते हैं। और कंडीशन क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कंडीशन टू गेट द एनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज इन द बाय कन्वेक्स लेंस, तो सिंपली आपको याद रखना है F1 एंड O के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को लेके आना पड़ेगा, तभी आप उसकी इरेक्ट इमेज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी आईज के अंदर जो लेंस होता है ना, वो भी बाय कन्वेक्स लेंस ही है। और वो इमेज कैसी बनाता है,
वो रियल बनाता है, वो वर्चुअल नहीं बनाता। वर्चुअल तो सामने बनेगी ना, दिखे ही कहाँ से हमको, वो बनाएगा रियल। और रियल कहाँ पे बनती है फिर इमेज? हमारी रेटिना के ऊपर बनती है। और रियल इमेज कैसे बनती है फिर? रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज तो इन्वर्टेड बनती है, जो भी हम चीज़ें देखते हैं उसकी इमेज आंखों में उल्टी बनती है। वो तो दिमाग है उसको क्या करेगा फिर? सीधी करके दिखाता है आपको। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स लेंस से ही आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये ऐसी ही एक्टिविटी किसकी है? कनकेव की है। कनकेव लेंस में याद रखना है यहाँ पे दो ही कंडीशन बनेगी आपकी, एक बारी तो इन्फिनिटी पे, और बाकी आप चाहो तो बना के और भी देख सकते हो। ये नहीं है कि जैसे उसमें तो हमने बोल दिया था भाई और कोई पॉइंट बनता नहीं है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, यहाँ पे तो बन सकते हैं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2f और f के बीच में रख दी, यहाँ पे बियॉन्ड 2f रख लो आप, उसके अलावा और कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रखो, आपकी इमेज में कोई फर्क नहीं आता। इमेज आपकी कहाँ बनेगी? f एंड o के बीच में ही बनती है। और कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। क्योंकि रियल तो बनने से रही है, तो डाइवर्ज ही करेगा ना रेज को। देखो इसका काम तो डाइवर्जिंग करना ही है, तो रियल इमेज तो यहाँ पे बनेगी नहीं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है वो बनती है। सबसे छोटी इमेज तो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज कहाँ बनेगी आपकी? वो तो बनेगी ऐप पे। और किसके लिए कंडीशन क्या है? इन्फिनिटी पे। बाकी आप चाहे कोई भी बना के, चाहे 6 डायग्राम इसके भी बना लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मना किसी ने नहीं किया। लेकिन रिजल्ट सबके सेम ही आएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगी आपकी। और थोड़ी स्मॉल साइज की बनेगी, ये भी याद रखना, स्मॉलर साइज की। तो इसलिए जब भी न्यूमेरिकल में आए ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, हम यूज कौन सा कर रहे हैं? कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। उस केस में जो v की वैल्यू है ना वो नेगेटिव आती है, याद रखना। रियल इमेज की मैंने बताया ना, रियल इमेज जितनी बनेगी वो राइट हैंड साइड में बनेगी, वर्चुअल इमेज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ये हम बात कर सकते हैं। या फिर एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किस केस में? इरेक्ट इमेज के केस में। और यहाँ पे रियल वाले केस में जो एच की वैल्यू है वो एच डैश की वो नेगेटिव आती है, जिसकी वजह से एम की वैल्यू भी नेगेटिव ही रहेगी। तो इसी टाइप के हम जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट हैं, जो इसका पार्ट रहेगा पार्ट 4, उसमें हम लेंस के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। और लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपकी जो डायग्राम्स किस तरीके से बनते हैं, कंडीशंस किस तरीके से काम करती हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे हम पास लेके आते हैं, और इमेज कहाँ बनती हैं, तो वहाँ पे आपकी जो रियल टेस्टिंग होगी, बिना आप आंसर निकाले ही आंसर तक अप्रोच कर जाओगे। और फिर वहाँ पे जस्ट एक आपको न्यूमेरिकल है वो सोल्व करके दिखाना होता है। तो ये सारा खेल आपका मैंने बताया है, एक तो इमेजिनेशन का है, क्रिएटिव बनो, अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ें चलनी चाहिए कि हम जो चीज़, हालांकि सारी चीज़ें तो हम एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते ना। जैसे कई आपको बोला मैंने गिलास के अंदर पेंसिल डबो के देखो तो टेढ़ी हुई, एक इमेज बन जानी चाहिए माइंड में। तो जब आप प्रैक्टिकली लेके चलते हो चीज़ों को, तब आपको वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जागती है और फिर एक्सपेरिमेंट करने का भी मन करता है। तो साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो तो चीज़ें आपको क्लियरिफाई होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद क्या है, फिर वो मैक्सिमम चीज़ें आप जो लगता है आपको कन्फ्यूजिंग है, बोरिंग है, उसमें आपका इंटरेस्ट जागता है, न्यूमेरिकल्स आपको ईजी लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये डायग्राम से घबराना नहीं है। फिजिक्स से काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है जितना कि कई जगह पे मिल जाता है। वो अलग बात है कि कई एक टीचर वहाँ पर बायोलॉजी है या फिर उसी से सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि टीचर का काम टीचिंग होता है, तो वो हर सब्जेक्ट को अपने अच्छे मोड से पढ़ा सकता है। टीचिंग का काम होता है एक्सप्लेनेशन का। तो फिजिक्स वाला टीचर बायोलॉजी को भी बड़े अच्छे ढंग से, हम जैसे खान सर को देखते हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी लेके नहीं चलने की जरूरत कि सब्जेक्ट बायोलॉजी का है, टीचर बायोलॉजी के आपको फिजिक्स क्लियर करवा रहे हैं। मेन काम है आपका समझना। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से की जा रही है, चीज़ें आप कैप्चर कर पा रहे हो, तो यहाँ पे तो ये देखने की जरूरत नहीं है ना कि आप बायोलॉजी वाले सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स वाले से बायोलॉजी। हालांकि केमिस्ट्री भी हमने एक्सप्लेन की है, और भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस हैं, वो काफ़ी फर्दर इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेरा काम है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना, काफ़ी सारी चीज़ें बताना जो कि आपको स्टडी की तरफ पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो आपको अच्छी लगती है, कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा यदि आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी गलती आपको लगती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, बोलते टाइम, लिखते टाइम, माइंड में चल कुछ रहा हो, तैलिक कुछ देते हैं, तो उस टाइम भी हम हमको बता सकते हैं। हम पॉजिटिवली उस चीज़ को, आपकी बातों को समझ के उस चीज़ के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच।